सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है और डेट हो गई है 27। और आज हम क्या पढ़ेंगे मित्रों, बताइए। कल के लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था उसके आगे मैंने बोला था क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल की सक्सेस का राज। शुरू में ही आज उसे का ही पोल खोल देते हैं कि मेंडल की सक्सेस का राज क्या था। फिर आप भी उससे इंस्पायर होंगे कि अच्छा, मेंडल की सक्सेस का यही राज था, तो हम भी अपनी सक्सेस की कहानी लिखेंगे, अपनी जुबानी सक्सेस की कहानी, है ना। तो आइए दोस्तों, ये तो अब हम शुरू करते हैं कि मेंडल की सक्सेस की कहानी, वो भी मेरी जुबानी, क्योंकि मैं सुनाऊंगा ना, मेंडल जी थोड़ी ना सुनाएंगे। मैं सुनाऊंगा मेंडल जी की सक्सेस की कहानी और अपनी सक्सेस की कहानी हम खुद लिखेंगे और खुद ही सुनाएंगे। मतलब हम नहीं सुनाएंगे यार, मतलब हाँ, लोग हमारे बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक सिर्फ जोक चल रहा था दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक, मेंडल की सक्सेस का राज। तो मेंडल की सक्सेस का राज क्या था दोस्तों। मित्रों, मेंडल की सक्सेस का सबसे पहला राज, मेंडल की सक्सेस का सबसे पहला राज, गौर से सुनिए, सुनो सुनो, गौर से सुनो। मेंडल की सक्सेस का सबसे पहला राज, उन्होंने पहली बार बायो में यूज करा मैथ। ओ माय गॉड्स, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए। ऐसा ही आप लोगों का रिएक्ट होगा, मेरा भी शुरुआत में यही रिएक्ट था। उन्होंने बायो में सबसे पहला जो चीज उन्होंने यूज करी बायो में, जो कि आज तक किसी साइंटिस्ट ने करी ही नहीं थी, मैथ घुसेड़ दी बायो में। तभी तो लोग कहते हैं बायो में भी मैथ है, बायो में भी। वो सिर्फ बायो वाले कहते हैं, मैथ वाले तो ये चीज समझ ही नहीं सकते। तो फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल टूल का यूज करा, इससे इजी हो गया उनके लिए काम करना एक्सपेरिमेंट पे, जिस चीज की वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इजी टू फॉर्मुलेट वर्क, देखा, काम करना आसान हो गया। वो जो कोई भी काम करते थे उसका वो रिकॉर्ड रखते थे, है ना, रिकॉर्ड रखते थे वो। तो ही केप्ट रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। आप लोग जो कोई काम करते हैं, क्या आप रिकॉर्ड रखते हैं? देख लीजिए उनकी सक्सेस का राज, वो कोई भी काम करके रिकॉर्ड में रखते हैं, मतलब एक पुख्ता सबूत कि मैंने ये काम करा है आज, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से। और वो वर्क टू प्रूव एक्सपेरिमेंट करते थे। तीसरा पॉइंट अभी लिखवाऊंगा दोस्तों, है नहीं पर मैं समझा तो सकता हूं ना। वो वर्क प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब वो कोई भी बातें ऐसे हवा में नहीं करते थे, हाइजन की तरह। जैसे फिजिक्स में हाइजन, चाचा आप पढ़ेंगे हाइजन के बारे में, हाइजन की थ्योरी फिजिक्स में आती है, वो वेव ऑप्टिक्स में, जिसमें हाइजन बोलता है कि ईथर मीडियम लगता है, कोई भी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव को चलने में ईथर मीडियम लगता है। वो उसने, हालांकि वो थ्योरी बस वो हवाबाजी कर रहा था न्यूटन को देख के। न्यूटन साहब तो जबकि आधे से ज्यादा बातें उन्होंने सच बताई, बट हाइजन की बातें भी ठीक थी, बट वो आधे से ज्यादा फेंक रहा था। जैसे मीडियम लगता है ना, रिक्वायर्ड लगता है मीडियम, ईथर मीडियम लगता है। अरे भाई साहब, कैसी बातें हैं ये। बट मेंडल जी कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं, वो हर एक चीज का प्रूफ देते हैं तब वो बात करते हैं। वो वर्क प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ऐसे नहीं उन्होंने हवा में बातें कह दी और ये सब हो गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। यस, वो तो यही था कि बस कुछ नहीं, कि ब्लेंडिंग नहीं होगी, इंटरमीडिएट नहीं होगा, जो डोमिनेंट होगा वही जीतेगा। नहीं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट, मतलब ये थ्योरी लिखने से पहले उनके एक्सपेरिमेंट करे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे पूरे हजारों बार एक एक एक्सपेरिमेंट को करा है, एक एक एक्सपेरिमेंट को। आप तो एक ही बार में पढ़ने में रो जाते हैं। सोचो, अगर मैं बोलूं इसी चैप्टर को 10 बार पढ़ना है। गुरुजी मजाक कर रहे हो क्या? हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, रहने दो गुरुजी, मैं जा रहा, बाय बाय टाटा लेक्चर। अरे रुक जा भाई, कहाँ जा रहा? कहीं नहीं जाना, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। थ्योरी सुन, थ्योरी पहले। अभी मैं बता रहा हूँ मेंडल की सक्सेस का राज, सुनो। वो कोट सुना है ना तुमने, एक टैगलाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर रोज एक बूंद भी गिरती रहे पत्थर पे, तो एक दिन पत्थर टूट जाएगा।
रोज एक एक बूंद। एक बार में पत्थर पे ढेर सारा पानी गिर के पत्थर को असर भी नहीं पड़ेगा, जो चट्टाने वाली पत्थर होती है, बट रोज एक एक बूंद पड़ रही है ना उस पे, तो समझ लो रोज एक एक बूंद अगर उस पत्थर पे पड़ रही है तो इसका मतलब है वो रोज उसे 1-1% डीमोरलाइज कर रहा है पत्थर को। वो बूंद, वही बूंद, यस, और लगातार वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर ही जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पत्थर चकनाचूर हो जाएगा, 2 हिस्सों में टूट चुका होगा, दरार आ चुकी होगी पानी की वजह से, क्योंकि पानी उस पर लगातार पड़ता रहा। सोच रहे हो ना? तो वैसा ही मेंटल जी ने भी करा कि चाहे आए आंधी तूफान या आसमां, गाए जा यही लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। कुछ ज्यादा हो गया दोस्तों। तो उन्होंने वर्क प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने लार्ज सैम्पलिंग साइज, मैंने बोला ना वो एक एक्सपेरिमेंट को हजारों बार करते थे। अब भाई एग्जैक्ट नंबर नहीं याद मेरे को, बट हजारों बार, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, हजारों बार। वर्क प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट और लार्ज सैम्पलिंग साइज, लार्ज मतलब एक ही सैंपल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार, इतना। और वो सैंपल सबको रिकॉर्ड, सबको लिखते थे, वो रजिस्टर में लिखते थे कि अच्छा इस बार में ये आया, इस बार में वो आया, और तब जाके उन्होंने अपनी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करके 2 लॉ दिए जिसे बोलते हैं मेंडल के लॉ। जैसे न्यूटन्स के लॉ भी पढ़ते होंगे आप, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ भी पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में, और न्यूटन्स के लॉज पढ़े होंगे, फर्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, थर्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, ये पढ़े होंगे आपने। बट मेंडल के लॉ भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। गुरुजी यहाँ पे भी लॉ, यस, मैंने बोला था ना, जैसे फिजिक्स के भगवान न्यूटन साहब, वैसे ही बायो के भगवान मेंडल जी। तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसकी थ्योरी। ये तो थी उनकी सक्सेस की बातें, और भी जो बातें होंगी वो बता दी जाएंगी साथ साथ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आगे के पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। आ जाइए दोस्तों, अब हम इसे थ्योरी में तो देख लें। वर्क प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे कि मैंने बताया कि भैया वो किसी भी काम को ऐवे ही नहीं करते थे, वो वर्क प्रूफ के संग करते थे, ताकि जब कोई आगे सामने पूछने भी आए तो दावा कर सके, देखो पुख्ता सबूत है मेरे पास कि मैं इस जमीन का मालिक हूं। आए आए बायगन, गुरुजी जमीन के मालिक का प्रूफ तो नहीं देना था, अरे मतलब जेनेटिक्स का मालिक हूं, ऐसा ये बोलना चाह रहे थे, है ना। जेनेटिक्स के मालिक यही तो है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, पिताजी का दर्जा दिया गया है ना जेनेटिक्स के। तो वो कैसे मिला है, शुरुआत इन्होंने ही करी थी ना, क्योंकि लार्ज सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट, भैया लार्ज, एक ही एक्सपेरिमेंट को लार्ज सैंपलों में ट्राई करते थे कि इस पौधे के संग अब इस पौधे के वाले को संग देखता हूँ, मतलब पहले इस पौधे में देखा तो ये आया, फिर दूसरे पौधे में देखा अरे, फिर इस वाले में आए, फिर इस वाले में देखा, इन्होंने मटर पे ही था ज्यादा, बट अलग अलग मटर के पेड़ों पे ट्राई कर रहे थे। अब छोटे वाले ड्वार्फ वाले पे देख लिया, अब टॉल वाले पे देखता हूँ, अब होमोजाइगस टॉल पे देख लिया, अब हेटेरोजाइगस टॉल पे देखता हूँ, अब हेटेरोजाइगस पे देख लिया, अब होमोजाइगस पे देखता हूँ, अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों पे देखता हूँ, अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव पे दोनों तीनों पे देखता हूँ। ओ माय गॉड्स। तो भैया इन्होंने लार्ज सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट करा, ही रिपीटेड सेम एक्सपेरिमेंट विथ मैनी प्लांट्स, मतलब बहुत सारे प्लांट्स पे इन्होंने रिपीटेड सेम एक्सपेरिमेंट करा, और ये स्टडी करते थे वन करेक्टर की एट अ टाइम। मैं लिखवा देता हूँ चलो, जैसे प्लांट की हाइट हो गई टॉल एंड ड्वार्फ, एक ही टाइम पे एक ही करेक्टर की स्टडी करते थे। जैसे मान लो मैं प्लांट में अभी एक करेक्टर की स्टडी कर रहा हूँ, प्लांट की हाइट, तो मैं सिर्फ प्लांट की हाइट ही देखूंगा कि कब टॉल बन रहा है, कब ड्वार्फ बन रहा है, कब रिसेसिव बन रहा है, मतलब कब टॉल, कब ड्वार्फ, और कब डोमिनेंट, कब रिसेसिव, कब होमोजाइगस डोमिनेंट, कब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, कब होमोजाइगस रिसेसिव, वो ये सब देख रहे थे। और ये इन्होंने कि ये नहीं देखा कि बस 3 एक्सपेरिमेंट करे और ये रिजल्ट आ गया और बस ठीक है जी, नहीं, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे कई सारे एक्सपेरिमेंट करे इसी टॉपिक पे, प्लांट हाइट पे। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कब होमोजाइगस हो रहा है, क्योंकि अगर एक बार में मान लो मेरे से तुक्के में भी तो ये आंसर निकल सकता ना, अरे मान लो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पी प्लांट पे, होमोजाइगस डोमिनेंट था, है ना, इन्हें मान लो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस उस समय पे नहीं पता मान लो, और ये फिनोटाइप की स्टडी करके देख के कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट निकला तो इन्हें ये समझ ही नहीं आएगा कि
कब किस वाले से क्रॉस करके ये डोमिनेंट बन रहे हैं और किस वाले को क्रॉस कर रहे हैं तो रिसेसिव भी आ रहा है रिजल्ट में। तो इसको पता करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, फिर इससे जीनोटाइप इन्होंने बनाए और फिर कई सारे और एक्सपेरिमेंट करे प्लांट की हाइट पे ही, तब जाके लिखा, फिर और लिखा, फिर और लिखा, फिर और करे एक्सपेरिमेंट, फिर और लिखा, फिर और करे एक्सपेरिमेंट, फिर और लिखा, फिर और करे एक्सपेरिमेंट, देन तब जाके जो रिजल्ट आया तब जाके इन्होंने क्लियर करा। क्योंकि भाई एक दो बार में कभी ना कभी एरर भी आ जाता है, तो दूसरे साइंटिस्ट बेइज्जती करने के लिए बैठे रहते हैं। वो आएंगे, हमने तो ये करा, हमारा तो रिजल्ट ये आ रहा है, वो बेइज्जती करके चले जाएंगे। तो ऐसे में भाई साइंटिस्टों की नाक कट जाती है। तो इसलिए एक एक्सपेरिमेंट को करके ये नहीं कि पब्लिश कर दिया बस हो गया जी, हमने तो कर दिया, ये तो 2 मिनट का काम था, बस ऐसे हो गया। नहीं भाई, रीचेक भी करते थे, वो भी एक बार नहीं, कई कई हजारों बार। चैन नहीं आता था, तभी तो 7 साल लगे हैं सिर्फ कुछ ही एक्सपेरिमेंट में, सिर्फ 7 साल। सोच रहे हो 7 साल में ही, ज्यादा तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाए, बस 7 साल में कुछ ही हो पाए, बट हो पाए इतने ढंग के कि भाई ये मेंडल जी पे कुछ आवाज नहीं उठ सकती। हालांकि शुरुआत में भाई जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, शुरू कर रहे थे और इनके पास कोई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इन बिना माइक्रोस्कोप के सब ये कर रहे थे। तो भाई शुरुआत में थोड़ी बहुत जो गलतियां हुई वो ठीक है, और साइंटिस्ट आए उन्होंने सुधार दिया। मतलब उन्होंने बोला कि ये थोड़ी सी बात मेंडल जी की गलत थी, बट हम अपनी अपनी थ्योरी लेकर आके उन्होंने प्रूफ भी दे दिया कि ये इस तरीके से हमने इस प्लांट पे करा। वो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं आगे का टॉपिक। आ जाइए मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए, तो स्टडी ऑफ वन करेक्टर एट अ टाइम, एग्जांपल प्लांट हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ वन करेक्टर। भाई अभी समझाया था मित्रों। ही यूज ट्रू ब्रीडिंग लाइन एंड प्योर लाइन। इन्होंने यूज करा था ट्रू ब्रीडिंग लाइन, प्योर लाइन। भैया ये क्या होता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन, आइए समझते हैं। गुरुजी नोट्स खराब कर दिया आपने, तो मिटा दिया गुरुजी, ये क्या कर दिया आपने गुरुजी, ऐसा नहीं करना था, हम लिख रहे थे। चिंता मत करो दोस्तों, आपका इसी सॉल्यूशन का हल लेते हुए मैं आया हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक लेकर। डिस्क्रिप्शन पे जाएं, उसे ज्वाइन कर लें और वहां पे मिलेंगे आपको ये बेहतरीन नोट्स। गुरुजी तो मिटा दिए, अब कहाँ से मिलेंगे? इनकी पीडीएफ मेरे पास पहले से ही है, तो आपके लिए मैंने पहले से ये नोट्स बना के रख लिए हैं। तो दोस्तों जाइए और वहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लेक्चर नंबर 04 के नाम से, और उस पर क्लिक करिएगा और नोट्स पे गो थ्रू हो जाइएगा। मतलब टेलीग्राम पे पीडीएफ है और व्हाट्सएप चैनल पे फोटोज हैं। फोटोज बिल्कुल क्लियर रहेंगी, पीडीएफ वाली फोटो ही है, सीक्वेंस में है बिल्कुल, एक भी इधर उधर नहीं होगा। लेक्चर का जैसे सीक्वेंस है बिल्कुल वैसे सीक्वेंस से फोटो डले हुए हैं, ठीक है ना? तो नोट्स की चिंता तो मत करो भाई। ट्रू ब्रीडिंग लाइन, प्योर लाइन को समझने के लिए आइए मैं समझाता हूँ आपको ट्रू ब्रीडिंग लाइन, प्योर लाइन। अब मान लीजिए कल वाला सीन लीजिए, ये है फूल। इसको भैया गुरुजी कहाँ से फूल लग रहा है, कैसी बातें हैं ये? अरे फूल है, मानने में क्या जाता है, जस्ट इमेजिन। मैथ वाले तो इमेजिन कर लेते हैं। और इसमें एक फूल में क्या होता है, स्टैमन होती है और पिस्टिल भी होती है ना? एक फूल में स्टैमन भी हो सकती है, पिस्टिल भी हो सकती है, अगर वो बाइसेक्सुअल है ना? तो देखिए अब देखिए, ये मान लीजिए ये भी टी है और ये भी बड़ा टी है, ये भी बड़ा टी, ये भी बड़ा टी। जब इसकी स्टैमन इसी पे गिरी, सेल्फिंग हुई, तो जो सेल्फिंग होती है ना, उसी को हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब देखो सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग होने का कारण क्या होगा, टी क्रॉस टी, इसका एक गैमेट जाएगा टी, इसका एक गैमेट जाएगा टी, और जब ये जुड़ेंगे तो बनेगा टी। तो क्या बना, होमोजाइगस टॉल चिका में टॉल होमोजाइगस टॉल बना, ठीक है? तो होमोजाइगस टॉल होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्फिंग। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहां से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्फिंग। गुरुजी ये सेल्फी है क्या? नहीं भाई, सेल्फिंग का मतलब एक फूल के अंदर जो ये एक फूल है, उस फूल की स्टेमन मतलब मान लीजिए एक फूल है, इस फूल की स्टेमन
इसी फूल की स्टेमन अपने ही पिस्टिल पे जब अपने ही पिस्टिल पे पॉलन गिराती है तो इसको बोलते हैं सेल्फिंग, है ना। तो मतलब ये इसी फूल की स्टेमन थी, मतलब ये मान लीजिए कि रिलेटिव्स, है ना, दैट्स नहीं, रहने दीजिए, छोड़िए वो एग्जाम्पल मत मानिए उसको एग्जाम्पल को, सॉरी दोस्तों, वो एग्जाम्पल मत दीजिए। ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फिंग का मतलब होता है जिस घर में रहते हैं उसी घर में ही सेल्फिंग करते हैं, मतलब अपने ही जो ये एक फूल है, इस फूल के अंदर एक स्टेमन एक पिस्टिल है। जब ये स्टेमन अपने ही घर वाली पिस्टल पे ही पोलन गिरा देता है, उसी को हम बोलते हैं सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग। ओके, तो ये सारा का सारा आपको नोट्स करना है। अब मैं साइड हट रहा हूँ, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं, पहले मैं साइड हट जाता हूँ, तो जिसको नोट करना है वीडियो को पॉज कर लें और नोट्स कर लें। और अब मैं आता हूँ सामने, और अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है पुनीत स्क्वायर। पुनीत स्क्वायर, गुरुजी ये कौन है? तो पुनीत स्क्वायर मैंने कल समझा दिया था F2 जनरेशन में। आज मैं उसकी थ्योरी लिखवाऊंगा कि किसने दिया था पुनीत स्क्वायर, जिसमें मेंडल जी का कोई रोल नहीं था, बट पुनीत स्क्वायर किसी और ने दिया था। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं टॉपिक जिसका नाम है RC पुनीत स्क्वायर, पुनीत, है ना। और भाई पुनीत कैसे हो भाई? बढ़िया बानी। तो RC पुनीत ये ब्रिटिश के जेनेटिक्स्ट हैं। भैया एक मिनट, ब्रिटिश का कोई क्लास 11 में था क्या? नहीं, वो तो अब जर्मनिस्ट हो गया है ना। अरे हाँ, थियोडोर शुवान, अरे हाँ, जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए ना वो। उनकी तो भाई नेशनलिटी छीन ली गई है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग या जाइगोट इन F1 एंड F2 जनरेशन। मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है पुनीत स्क्वायर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप। हम इससे क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं जीनोटाइप। मैंने बताया भी था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो टी में जब क्रॉस होता है तो इसके में हम लिख लेते हैं कैसे? अरे ज्यादा बन गया क्या गुरुजी? ज्यादा बन गए। इधर लिखे टी, इधर लिखे स्मॉल टी, इधर लिखे टी, इधर लिखे स्मॉल टी, टी, फिर एक बार इसको इसके संग करा, फिर एक बार इसको इसके संग करेंगे, फिर टी स्मॉल टी, फिर एक बार इसको इसके संग करेंगे, फिर लिखेंगे टी स्मॉल टी, फिर एक बार इसको इसके संग करेंगे टी छोटा टी, है ना। तो भैया क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग जाइगोट इन F1 एंड F2 जनरेशन है, या F1 एंड F2 जनरेशन को फाइंड आउट करने में हमारी बहुत मदद करता है पुनीत स्क्वायर। हालांकि बिना पुनीत स्क्वायर के भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। कैसे? कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है ना। तो दोस्तों अब ये तो हमें पता चल गया कि फाइंड आउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन F1 एंड F2 जनरेशन। अब हम देखते हैं कि भैया मतलब टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस जो भी है उसको हम देख लेते हैं। आइए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट। मतलब जब F1 प्रोजेनी, जैसे मान लीजिए F1 प्रोजेनी कौन थी? जब हमने मतलब एज अ क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जब T में टी आया था तो F1 प्रोजेनी कौन थी? ये थी F1 प्रोजेनी। तो जब F1 क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट, जब F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराओगे, चाहे वो होमोजाइगस रिसेसिव हो, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, चाहे वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, उसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के दो प्रकार होते हैं, टेस्ट क्रॉस, एक होता है आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ रिसेसिव पेरेंट से ही कराएंगे। अब रिसेसिव तो होमोजाइगस ही होता है, तुम्हें भी पता है। तो रिसेसिव वाले से कराएंगे तो होमोजाइगस रिसेसिव वाले से ही होगा भैया, क्योंकि डोमिनेंट में ही होता है हेटेरोजाइगस, बाकी रिसेसिव तो होमोजाइगस ही होता है। तो उसे बोलेंगे हम टेस्ट क्रॉस। और इसमें हम जीनोटाइप का पता लगाते हैं कि भैया जिसके संग वो क्रॉस कर रहा है, फिर उससे जो प्रोजेनी बन रहे हैं, फिर उससे पता लगता है कि भैया असल में उसके पास जीनोटाइप कौन सा है। अगर सारे टॉल आ जाते हैं या सारे ही डोमिनेंट आ जाते हैं तो समझ जाओ कि भैया वो होमोजाइगस डोमिनेंट के संग क्रॉस हुआ है, होमोजाइगस रिसेसिव। और अगर सारे ही मतलब
3 डोमिनेंट आ गए, एक रिसेसिव आ गया, समझ जाओ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था। तो इस जीनोटाइप को पता लगाने के लिए ही हम इस टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से क्लास में अच्छे बच्चे और अच्छे, वैसे तो टेस्ट के थ्रू नहीं पता लगाया जा सकता कि अच्छा बच्चा कौन है, बट हाँ इन जनरल मोटा माटी इतना पता लगाया जा सकता है कि पढ़ने वाला बच्चा कौन है और ना पढ़ने वाला बच्चा कौन है। क्योंकि जिसके खराब नंबर आएंगे वो नहीं पढ़ रहा होगा ऐसा टीचरों को लगता है, बट वो भी पढ़ रहा होता है। क्योंकि हर बार जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभार हमारे टेस्ट में कम नंबर भी आते हैं, बट उससे घबराना नहीं होता मित्रों, उससे सीखना होता है। तभी जाके हमारे एट द एंड ऑफ दी जो लास्ट में जो फाइनल एग्जाम है ना, जो फाइनल युद्ध है, वहां पे हम जीत पाएंगे। जो शुरुआत में जो स्कूल के अंदर युद्ध हो रहे होते हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग, उसमें तुम हारोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनल युद्ध में नहीं हारना है, फाइनल युद्ध में हमें जीतना है, जो कि है बोर्ड का एग्जाम। मचा देंगे मित्रों, मचा देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टेस्ट क्रॉस। आइए मित्रों, आ जाइए मित्रों, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस, तो पहले टेस्ट क्रॉस समझने से पहले ये समझिए कि भैया वायलेट फ्लावर तो हमें पता ही था डोमिनेंट होता है, हमने वो टेबल भी बनाई थी। व्हाइट फ्लावर होता है रिसेसिव। अब मैं बोलूँ, मैंने आपको ये वायलेट फ्लावर दिया है, हालांकि वायलेट तो नहीं है बट इससे ही समझ लो, मैंने आपको दिया वायलेट फ्लावर, है ना। अब मैंने आपको वायलेट फ्लावर दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें से बताइए होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। आपने डोमिनेंट तो बता दिया कि भैया डोमिनेंट है, अब मैं पूछूं होमोजाइगस डोमिनेंट है हेटेरोजाइगस। गुरुजी ये कैसे पता लगाएंगे, ये तो हमें नहीं पता, हमने तो इसके जीनोटाइप नहीं देखे। मैंने तुम्हें इसके जीनोटाइप देखने नहीं दिए, मैंने फिनोटाइप कैरेक्टर दिया और बिना माइक्रोस्कोप के ये बताइए, मतलब बिना जीनोटाइप के ये पता लगाइए कि बताइए होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अब भैया आप कैसे पता लगाएंगे। गुरुजी एक तरीका है टेस्ट क्रॉस। आखिरकार टेस्ट क्रॉस में ऐसा होता क्या है, मुझे ये बताइए कि टेस्ट क्रॉस में भैया होता क्या है जिसका कारण हम पता लगाएंगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है हेटेरोजाइगस। तो आइए इसी को देखने के लिए, पहली बात होमोजाइगस डोमिनेंट वो अभी समझाऊंगा कि कैसे पता लगाएंगे, बट होमोजाइगस डोमिनेंट जहां भी होगा उसमें बड़ा डब्ल्यू आएगा। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू आएगा, और व्हाइट फ्लावर में तो दोनों छोटे डब्ल्यू होंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि ये होता कैसे है। आइए दोस्तों चलिए, तो आइए मित्रों टेस्ट क्रॉस का देखते हैं। आइए तो भैया पहले टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन देख लीजिए, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ रिसेसिव पेरेंट ओनली। जो F1 प्रोजेनी होगी उसका रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो ही निकल कर आएगा कि भैया वो कौन सा वाला है। तो देखिए मैंने आपको वायलेट फ्लावर दिया बट उसका अननोन जीनोटाइप है ना, वायलेट फ्लावर है बट उसका अननोन जीनोटाइप है। तो यहां से नहीं पता लगेगा, मान लीजिए उसका जीनोटाइप निकलता कैसे है, पहले तो हमें F1 से पता लगेगा। तो जो भी F1 प्रोजेनी होगा उसका रिसेसिव से कर लेना है। मान लीजिए होमोजाइगस जो होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस वायलेट को हमें रिसेसिव से करवाएंगे। रिसेसिव से करवाने के बाद इसका जीनोटाइप पता नहीं करना, हमें इस वाले का जीनोटाइप पता करना है, F1 वाले का। F1 वाले का पता कैसे लगेगा अभी बताऊंगा। पहले वही प्रोसीजर देखिए जो टॉल में देखा था, बड़ा डब्ल्यू में से बड़ा डब्ल्यू आया, इसमें छोटा डब्ल्यू जब क्रॉस हुआ तो एक बड़ा डब्ल्यू एक छोटा डब्ल्यू, तो सारे वायलेट होंगे। ये F1 जनरेशन थी। अब F1 जनरेशन को अब हमें इस वाले का, ये जो वायलेट आया ना, इस वाले का हमें पता करना है कि जीनोटाइप क्या है। हमें इसका जीनोटाइप पता ही नहीं था, हमें इसका मान लीजिए पता ही नहीं था, बट ये ऑल वायलेट था, हमें इसका जीनोटाइप पता ही नहीं था। हमें इसका जीनोटाइप अब पता करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है कि F1 प्रोजेनी को क्रॉस करो रिसेसिव के साथ। तो आइए देखिए हमारा जो F1 है वो ये है, हमें पता नहीं था, हमारे पास जो भी होगा F1 उसको हम क्रॉस कर देंगे रिसेसिव के साथ। रिसेसिव तो हमेशा यही होगा। अब इधर से एक डब्ल्यू बड़ा वाला और इधर से एक छोटा वाला, इन दोनों में से एक गैमेट जाएगा छोटा डब्ल्यू, इसके संग एक बार इसके संग, है ना। तो एक बार बड़े डब्ल्यू के संग छोटा डब्ल्यू, एक बार बड़े डब्ल्यू के संग छोटा डब्ल्यू। तो जब देखा तो क्या आया, ऑल वायलेट का मतलब समझते हो ना मित्रों, ऑल वायलेट नहीं आएगा, सॉरी मित्रों सॉरी यार, मैंने बड़ा डब्ल्यू बना दिया गलती से, सॉरी। ऑल वायलेट नहीं आएगा, ऑल वायलेट नहीं आएगा मित्रों, सॉरी। 50% वॉयलेट आएंगे और 50% वाइट आएंगे, 50% वॉयलेट आएंगे और 50% वाइट आएंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भैया जब भी
जब भी डोमिनेंट के संग जो मतलब वॉयलेट फ्लावर है वो डोमिनेंट है, अब हमें ही नहीं पता होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस, अगर उसमें रिसेसिव आ रहा है तो समझ जाओ वो हेटेरोजाइगस है। और अगर उसमें सारे ही वॉयलेट आ रहे हैं, अगर F1 प्रोजेनी के संग जब क्रॉस कर रहे हैं, ये F1 ही तो था, ये F1 ही तो था, अगर F1 को रिसेसिव के संग जब क्रॉस कर रहे हैं, F1 को जब रिसेसिव के संग क्रॉस कर रहे हैं और अगर उसमें एक भी रिसेसिव आ जाए, समझ जाओ वो हेटेरोजाइगस वाला है, कि हेटेरोजाइगस वाला है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर उसमें एक भी एक भी एक भी एक भी रिसेसिव ना आए तो समझ जाओ वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। मान लीजिए अगर F1 ये होता, अरे हट यार, F1 ये होता, सारे W, सारे बड़े W होते हैं, F1 ये होता, मान लीजिए F1 ये था, मान लीजिए तो इसका भी एक W जाता और इसका भी एक W जाता, तो क्या बनता मिलके, बड़ा W छोटा W। तो इससे क्या होता, ऑल वॉयलेट, सारे वॉयलेट बनते, सारे वॉयलेट। तो सारे वॉयलेट मतलब ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस ही तो है, ठीक है ना मित्रों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आउट क्रॉस कल पढ़ देंगे, है ना, फिर बचेगा हमारा क्या क्या, फिर हम मेंडल्स के लॉस पढ़ेंगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल के लेक्चर में। और हाँ दोस्तों, जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए मित्रों, है ना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये खूबसूरत से नोट्स वहाँ पे मिल सकें, ठीक है। और मिलते हैं कल के लेक्चर में और पढ़ते रहें, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।